जिसके बाद देखते देखते सरोज पुष्योर और मैग्रॉन को गाइड करने लगता है। ये हमारे कबीले का सबसे बड़ा बाजार है। आप यहाँ पर जो भी ढूंढने आएंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। वैसे अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझसे कह दीजिएगा, आपको खुद बाहर आने की जरूरत नहीं है। सरोज श्योर और बैकग्राउंड से कहता है, तुम टेंशन मत लो, हमें जो चाहिए होगा वो हम खुद ले लेंगे। वैसे सुना है कि यहाँ ताकतवर होने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है, क्या ये सच है? श्योर उस राजकुमार से कहता है, हाँ होती है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं। आप लोग ताकतवर हैं, आप जैसे को हम दोस्त बनाते हैं, गुलाम नहीं। वो फरोज श्योर और मैग्रॉन से कहता है। जिसको देखते देखते वो फरोज श्योर और मैग्रॉन को एक अच्छा सा घर दिलवाता, वो भी वहाँ के लोगों को हटाकर। और देखिए यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में रह सकते हैं। श्योर उन लोगों से कहता है और वो लोग श्योर के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इतने ताकतवर होकर इन जैसे के साथ रहेंगे? तुम लोग इस घर को खाली करो, यहाँ पर ये दोनों रहेंगे, ये दोनों ताकतवर आदमी है, समझे? सरोज उन लोगों को डांटते हुए कहता जिनका वो घर था, नहीं हम लोग साथ में रह सकते हैं। श्योर इतना कहता और उन्हीं लोगों के साथ उनके घर में चला जाता। कितना अजीब लोग हैं, कमजोर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। वो सरोज इतना कहता और वो कहीं निकल जाता है, जैसे कि वो कहीं जा रहा हो। श्योर और मैग्रॉन वो एक कमरा ढूंढ लेते हैं और उस सरोज को वहाँ से जाते हुए देखते रहते हैं। श्योर एक काम करो, मैं छिपने में माहिर हूँ, तो मैं इसका पीछा करता हूँ और वहाँ की चीज़ें देख के आता हूँ। मैग्रॉन श्योर से कहता और वो एक सेकंड में ही आसमान में कहीं गायब हो जाता है और उस फरोज का आसमान में ही छिपकर पीछा करने लगता है। आसमान के अंधेरे में छिपना वो मैग्रॉन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता था, लेकिन श्योर वो ये नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ वो कमरे में बैठने के बाद अपनी म्यूटेंट निजात को बाहर बुलाता, जिसकी ताकत ऑलमोस्ट जेबरन लेवल 5 तक पहुंच चुकी थी। मतलब ये ताकतवर होते होते जेबरन लेवल 6 जा सकता और अभी इसकी ताकत बढ़ रही है, मतलब ये जेबरन लेवल 6 हासिल कर सकता। श्योर मन में सोचता है और म्यूटेंट निजात को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद उसे अपने नीरो कोर में वापस भेज देता है। जिसके बाद देखते देखते श्योर के दरवाजे को कोई खटखटाता, जिसकी वजह से श्योर वो बाहर जाता है। जी कहिए। श्योर अपने सामने मौजूद एक लड़के से कहता, जो कि बहुत बच्चा ही था और श्योर के ही उम्र का था और वो नॉर्मल इंसान था, कोई 20 के नहीं। मैं आपको खाने के लिए बुलाने आया हूँ। असल बात यह है कि यहाँ के टावर्स में ज़्यादा जगह नहीं रहती है और कैसे बताऊँ, यहाँ पर सिर्फ मतलब मुझे मेरे घर में सिर्फ मुझे ही खाना बनाना आता है और किसी को नहीं, तो अच्छा होगा कि आप खा लें ताकि मैं जा सकूँ। वो लड़का श्योर से कहता, अच्छा ठीक है चलो पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद। श्योर इतना कहता और उस लड़के और उसके फैमिली के साथ खाना एंजॉय करता। इसके बाद देखते देखते वो उस लड़के से कुछ सवाल पूछने लगता, वैसे ये टावर्स क्या है? श्योर उस बच्चे से कहता, टावर्स के बारे में श्योर ने बहुत ज़्यादा सुन रखा था, लेकिन टावर है क्या वो श्योर नहीं जानता था। काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कबीले में जहाँ पर बच्चे ताकतवर लोगों के बीच सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ताकतवर लोग, उनका एक ऑरा होता है, उनके बॉडी से खतरनाक फोर्स निकलती है जो कि हम बच्चों के लिए हानिकारक होती है। और हम जैसे लड़के जिनके पास नीरो कोर नहीं है और बस इंसान है, वो नॉर्मल इंसान, मतलब जैसे कि हम लोग नॉर्मल इंसान है, तो हम लोग उनके फोर्स के अंदर मतलब दब सकते हैं, हमें कुछ भी हो सकता है, हम कोमा में जा सकते हैं। इसलिए हम लोग के लिए टावर्स बनाया गया है ताकि हम लोग जब तक नीरो को जनरेट ना कर लें और यहाँ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट ना कर ले, तब तक हम उस टावर से बाहर ना निकले ट्रेनिंग के लिए, मतलब ट्रेनिंग के बिना। और क्योंकि टावर्स में ज़्यादा जगह नहीं होती है तो हर दिन किसी न किसी को छुट्टी मिल जाती है। मुझे हर 2 दिन पे छुट्टी मिलती है, तो मैं यहाँ आता हूँ अपने मॉम डैड और अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखने के लिए। वो लड़का श्योर से कहता, और वो टावर जो है ना, वो जो बहुत बड़ा कबीला है और उसके चारों तरफ अलग अलग पिलर्स है, उसे ही टावर कहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फ्लोर्स है जहाँ पर ताकतवर लोग सब रहते हैं। और टावर 1, टावर 2, टावर 3 ये सीनियर्स को दर्शाता है, ऐसा है यहाँ पर सीन वगैरह। तो वो लड़का श्योर से कहता और श्योर हमें सर को हाँ मिलाते हुए कहता, तो ऐसा है, ठीक है तो मैं सोने जा रहा हूँ और कल रात तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसका मतलब ख्याल आप लोग रख देंगे? श्योर उन लोगों से कहता, हाँ बेटा घबराओ मत, तुम्हें कल रात तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम आराम कर सकते हो। वैसे तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? उस लड़के के डैड वो श्योर से कहते हैं, वो मतलब वो ज़्यादा थक गया था तो वो सो गया और वो भी कल सुबह तक उठने नहीं वाला, हम लोग बहुत ज़्यादा दूर से ट्रैवल का क्या है। तो इतना कहने के बाद श्योर भी अपने कमरे में चला जाता है और कमरे को लॉक कर देता है। उसके बाद श्योर वहीं खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगता, लेकिन अचानक से ही श्योर किसी ऐसे को देख लेता जिससे देखना उसने एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया था। एक वॉरियर एक लंबी सी तलवार लेकर बाजार के बीचों बीच चल रहा था
और सभी लोगों पे ध्यान रख रहा था, जैसे कि वो सभी लोगों का ठेका लेके चल रहा हो। श्योर अपनी खिड़की से जंप करता है और सीधे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है। ये यहाँ पर कैसे हो सकता है, ये तो। श्योर मन मन सोचता है और तेजी से आगे बढ़ते हुए उस आदमी के कंधे पे हाथ रखता। वो आदमी अगले ही पल पीछे मुड़ता और श्योर को देख के हैरान हो जाता। तुम तुम यहाँ पर कैसे? तो रश्मि कैसी है? इतना कहने के बाद वो आदमी श्योर को पकड़ लेता और सभी लोग श्योर और उस आदमी को देखने लगते हैं। अकेले में बात करते हैं। श्योर इतना कहने के बाद उस आदमी के साथ एक अकेले कहीं अंधेरे में चला जाता जहाँ पर उन दोनों को कोई ना सुन सके। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राजकुमार अमन था, जो कि रश्मि का भाई था। और जब राजकुमार कार्तिक और रश्मि के डैड वो मारे जा रहे थे, उस बीच राजकुमार अमन काफी सारे कबीले वालों को लेकर वहां से भाग गया था। और शौर ने उन्हें ढूंढने की भी कोशिश की थी मोटे कीड़े के हेल्प से, लेकिन शौर उन्हें ढूंढ नहीं पाया था। रश्मि को बचाने का शौर ने वादा किया था उन दोनों भाइयों से, इसलिए शौर पहले रश्मि को बचाकर अपने समय में ले गया था। शौर ये देख के हैरान था कि राजकुमार अमन वो भी इतना ताकतवर हो गया है, इतना ज्यादा ताकतवर। शौर मेरी बहन कैसी है? राजकुमार अमन शौर से कहता है, लेकिन वो शौर से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, क्योंकि उस समय शौर उस जगह पे था नहीं और वो अपनी बहन को उन जल्लादों के बीच छोड़ के आ गया था। लेकिन हाँ, उसने अपने पिताजी का ही बात माना था। उसके पिताजी ने कहा था कि वो सारे कबीले वाले को लेकर यहाँ से निकल जाए, क्योंकि उनकी इस चीज में कोई गलती है ही नहीं। देखते देखते वहां से अमन उस सभी को लेकर भाग गया था। लेकिन जब वो दोबारा ताकतवर होकर वापस गया था तो वहां पर उसे सिर्फ अपने कबीले के टुकड़े मिले थे और कुछ नहीं, और कुछ लाशें, जिसमें से एक उसके दुश्मन की भी लाशें थी। लेकिन वहां पर सब कुछ जल चुका था, तो किसी को कुछ पता नहीं चल पाया था कि आखिर वो लाशें है किसकी। जिसके बाद श्योर आपकी बहन सुरक्षित है। मैं वहाँ पर समय में पहुँच गया था और मैं आपकी बहन को बचाने में कामयाब हो गया था। लेकिन आपके डैड और आपके भाई वो श्योर अमन से कहता, मेरी बहन सेफ तो है ना? कहाँ है वो? क्या वो तुम्हारे साथ आई है? अमन श्योर से कहता, नहीं, वो ऐसे जगह पे है जहाँ पर सिर्फ ताकतवर लोग रहते हैं। मैंने उसे अपने बहन के पास भेज दिया और मेरी बहन बहुत ज़्यादा ताकतवर लोगों में आती है, तो एक तरीके से अगर मुझे भी अपनी बहन तक पहुँचना है तो मुझे भी ताकतवर बनना होगा। मैं ताकतवर बने बिना अपनी बहन के सामने नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब जब मुझे अपनी बहन की जरूरत पड़ती है तो मैं उससे बात कर लिया करता हूँ। कोई भी मदद चाहिए होती है तो रश्मि को मैंने उन्हीं के पास भेज दिया और अब तक तो रश्मि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी होगी, हम दोनों से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर। श्योर अमन से कहता है। अमन थोड़ा हैरान देखने लगता है, हम दोनों से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर? मैं तो सोचा था कि मैं अपनी बहन को चौंकाऊंगा कभी मुझे मिल गई तो, लेकिन ठीक है। ऐसे मेरे साथ तुम्हें पता है क्या हुआ? जब मैं कबीलों वाले को लेकर जंगल में दर दर भटक रहा था, सारे जानवरों से लड़ रहा था, सारे बिष्टों से लड़ रहा था, उसी बीच मुझे ये राजकुमार सरोज मिले, जो कि पता नहीं क्यों कहीं भटक रहे थे किसी चीज़ के लिए। जब मुझे पता चला कि वो एक कबीला बनाना चाहते हैं और वो महाराज फुरी वो खुद 5वें सितारे वाले कबीले से आए हुए हैं, जो कि कबीला बनाने के लिए किसी कबीले वाले को ढूंढ रहे हैं जिनके पास कोई घर या फिर कुछ ना हो। इसलिए वो भटकते हुए उस इलाके में आ गए थे, जिसके बाद वो लोग हमें लेकर अपने इस कबीले आ गए, जहाँ पर ज़्यादा लोग तो समय नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जो भी लोग दूसरे कबीले से निकल जाते हैं या फिर निकाल दिए जाते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं, उन्हें हम लोग यहाँ ले आते हैं। और देखते देखते ये एक कबीला बन गया, 4थे सितारे वाला कबीला, और मैं भी जेवरॉन लेवल 3 पे पहुँच चुका हूँ। अमन श्योर से कहता है, अच्छा ऐसी बात, ये तो कमाल की बात है। अगर आपकी बहन ये सुनेगी तो वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। श्योर अमन से कहता है, वैसे मैं अपनी बहन के बारे में सुन के भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, तुमने मेरी बहन को बचा लिया। अमन श्योर के कंधे को थपथपाते हुए कहता, वैसे आप महाराज फुरी के बारे में कुछ जानते हैं? वो कैसे इंसान है? श्योर वो अमन से कहता है, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी है, उन पर कोई शक क्यों ही करेगा। उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी, मुझे ताकतवर बनाया ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, और भी बहुत कुछ उन्होंने हम लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कुछ किया। तो वो राजकुमार अमन वो श्योर से कहता, और श्योर वो कुछ सोचने लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो जैसे दिखते वैसे है नहीं। वो पास के ही कबीलों पे हमला करने का प्लान बना रहे हैं, जहाँ तक मैंने सुना। श्योर वो राजकुमार अमन से कहता है, हाँ तो इसमें बुराई क्या है श्योर? कोई भी अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए दूसरे कबीले पे हमला कर ही देता है यहाँ पर, ये तो नॉर्मल है। राजकुमार अमन श्योर से कहता, और अब श्योर को भी ये चीज़ नॉर्मल लग रही थी, लेकिन वो किसी को जान से मारना चाहते हैं या फिर वो पास के कबीले पे हमला करके उन लोगों को जान से मारना चाहते हैं, ऐसा क्यों? श्योर फिर से राजकुमार अमन से कहता, देखो श्योर, पास के कबीले जो कि शायद बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, इस पहाड़ के उस तरफ होगा। मैं भी वहाँ पे कई बार जा चुका हूँ जासूसी करने के लिए। वो कबीला सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर वो हमारे हाथ आता है तो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। महाराज फुरी ने हमसे यही कहा,
और तो और बस एक परेशानी है, उस कबीले के बीच में ही दो ताकतवर डायनासोर रहते हैं, मैग्माफोरस और एक एलोफोरस, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। तो एक तरीके से हम उन्हीं उन्हीं दोनों डायनासोर की वजह से वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, वरना हमारे महाराज के पास तो खतरनाक हथियार भी आ चुका है, जैसे वो किसी को भी राख में बदल सकते हैं। राजकुमार अमन वो श्योर से कहता है। अगले ही पल आसमान से मैग्रॉन नीचे कूद के आता है। तुम तुम भी जिंदा हो? अमन मैग्रॉन को देखते हुए कहता है और उसे भी गले लगाता है। आप मतलब आप सेफ हैं? क्या बात है? श्योर, मुझे कुछ पता चला। मैग्रॉन राजकुमार अमन की तरफ इशारा करते हुए और श्योर को देखते हुए कहता है, घबराओ मत, बोलो, ये तो हमारे ही साथ है। श्योर मैग्रॉन से कहता है। इसके बाद मैग्रॉन वहाँ पर क्या क्या हुआ वो सारी चीजें वहाँ बताने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम मिट्टी में मिलाने की? पूरी प्रजा के सामने सभी को पता चल गया कि तुम उस लड़की के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। और महाराज फुरी वो फरोज से कहते हैं, माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं अगली बार से कभी ऐसा नहीं करूँगा। फरोज वो महाराज फुरी से कहता है, उस लड़की की वजह से हमारा नाम खराब हुआ, जाओ और उस लड़की को ठिकाने लगा के आओ, कह देंगे कि किसी बीस्ट ने खा लिया। और अगर अगली बार तुम किसी ऐसे मुसीबत में फंसते हो तो उस मुसीबत को अच्छे से ख़त्म करके आना, समझे? महाराज फुरी वो फरोज से कहता है। इसके बाद फरोज वहाँ से चला जाता। एक बार वो पास वाला कबीला हमें मिल जाए, जिसके बाद मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उन कबीलों वालों के पास कोई भी कबीला नहीं है। अगर मैं उस कबीले को हासिल करता तो वो लोग वहाँ से जा या फिर भाग नहीं सकते, लेकिन इन कबीलों के पास तो दूसरा कबीला है जाने के लिए, इसलिए ये लोग मुझ पर थोड़ा बहुत ड्रॉप चला लेते हैं। अगर मैं इन कमीनों पर ड्रॉप चलाऊँगा तो ये लोग अपने अपने कबीले चले जाएंगे, इसकी वजह से ये कबीला फिर से खाली हो जाएगा। लेकिन अगर उस कबीले को हासिल किया तो मैं अपने हिसाब से सारे काम कर सकता हूँ और सभी को उनकी औकात दिखा सकता हूँ। महाराज फुरी वह खुद में ही बबड़ाते हुए कहता है। मैग्रॉन ये सारी चीज़ें सुनने के बाद यहाँ पर अमन और श्योर को बता देता है। मतलब महाराज फुरी अच्छे नहीं है? राजकुमार अमन वो मैग्रॉन से कहता है और वो अपने सर को हाँ मिलाता है। यकीन नहीं होता, सिर्फ अपने मतलब के लिए हमें अच्छा हुआ कि मेरी बहन मेरे साथ नहीं है, वरना वो कमीना तो मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही। इसे श्योर तुम पास के कबीले के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हो, क्या तुम सच में उनके जासूस बन के आए हो? अमन श्योर से कहता, हाँ आप सही समझ रहे हैं, और जहाँ तक है आप यहाँ पे काफ़ी समय से हैं, तो आप हमारी मदद अच्छे से कर सकते हैं, और आपको उस महाराज के नेचर के बारे में पता चल ही चुका है। तो श्योर अमन से कहता है। इसके बाद वो अमन श्योर को काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। देखते देखते श्योर, मैग्रॉन और वो अमन वो पास के जंगल में जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग श्योर और मैग्रॉन का इंतजार कर रहे थे। अमन को आता हुआ देखकर वो अपने हथियार को निकाल लेते हैं। घबराइए नहीं, ये हमारी जान पहचान के हैं और ये वहीं रहते हैं, एक तरीके से ये आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं। श्योर उन जासूसों से कहता। इसके बाद वो राजकुमार अमन उन जासूसों को सारी चीज़ें जो भी जरूरी थी वो सारी चीज़ें बता देते हैं, और अब वो सभी लोग तैयार थे उस कबीले पर हमला करने के लिए। लेकिन पहले मलेशिया को बचाना होगा, वो फरोज उसी के पीछे गया होगा। श्योर मैग्रॉन से कहता और देखते देखते वो लोग अपने जगह से जंप करके आसमान में गायब हो जाते हैं। यकीन नहीं होता कि ये सच में वही कमज़ोर बच्चा है जिसे मैंने देखा था, ये तो पूरी तरीके से बदल चुका है। राजकुमार अमन वो श्योर को आसमान में उड़ता हुआ देखकर हैरानी से कहते हैं। जिसके बाद देखते देखते श्योर और मैग्रॉन जंगल के पास में ही, मतलब उस जंगल से थोड़े ही दूर जाते हैं। तभी श्योर को वहाँ पर फरूद दिख जाता है, जो कि सीलिया के बालों को पकड़कर खींच कर उसे ले जा रहा था। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, देखता हूँ तुम्हारी मदद के लिए अब कौन आता है। बहुत उड़ ली तुम, बहुत ज़्यादा। मैं डैड के सामने शिकायत भी कर दिया। शिकायत किया भी तो किसका? मेरा। अब तुम्हें कौन बचाने आता है देखता हूँ मैं। अब मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगा नहीं। अब इतना कहने के बाद वो फरोज वो उस लड़की के कपड़ों की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। वो सीलिया वो जल्द से जल्द पीछे जाने लगती है, लेकिन वो फरोज सीलिया की टांगों को पकड़ लेता है। अगले ही पल, इससे पहले कि फरोज के हाथ वो सीलिया के कपड़ों तक पहुंच पाते, उसके हाथ एक अजीब से ब्लेड काट के चले जाते हैं और उसका हाथ कट के वहीं गिर जाता है। ये कौन था? इतना कहने के बाद फरोज तुरंत ही खड़ा होता है और अपने दोस्त के हाथों में वो अपनी तलवार निकाल लेता है और सीधा सीलिया के गले पर रख देता है, ताकि वो जो भी हो जो कि सीलिया को बचाना है वो रुक जाए। अगले ही पल वो सामने श्योर को देखता, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें हमने इतना ज़्यादा इज्जत दिया और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमसे बगावत कर रहे हो। फरोज वो श्योर से कहता, हम तुम्हारे साथ आए नहीं जो तुम्हारे साथ बगावत करेंगे, समझे? बगावत करने के लिए तो पहले किसी के साथ जुड़ना होता है। अगर हम उससे धोखा देते तो उसे बगावत करते हैं, लेकिन नहीं,
हम लोग तुमसे जुड़े तो बिल्कुल नहीं। श्योर, इतना कह ही रहा होता है इतने में। बस बस बहुत हो गया, काम खत्म करो इसका। इतना कहने के बाद अगले ही पल वो सरोज कुछ नोटिस करता है। एक ब्लेड सीधे उसके सीने के आर पर आ गई थी और वो तुरंत ही अपने हाथों को मूव करता है और उसके हाथ वो देखते देखते एक स्नेक का चेहरा का रूप ले लेते हैं जिसके 2 बड़े बड़े दांत थे। वो अपने हाथों को स्नेक के चेहरे की तरफ मूव करते हुए सीधे पीछे ले जाता है और मैग्रॉन को काटने की कोशिश करने लगता है। मैग्रॉन अपने ब्लेड को सीधे निकालकर उस स्नेक के सर को भी काट देता है। देखते देखते फिर से फरोज के टांग वो दिखने में किसी टिड्डे जैसे दिखने लगते हैं। उसके टांग जैसी टिड्डे जैसे दिखने लगते हैं। वो एक लंबी छलांग लगाता है और आसमान में कहीं कूद के जाने लगता है। बेचारा सोच रहा है कि कूद के बच सकता है। मैग्रॉन शोर से कहता है। अगले पल वो भी अपनी जगह से जंप करता है और उसे बीच हवा पकड़ने के बाद नीचे सीधे फेंक देता और उसके टांगों को भी काट देता। 2 बीस्ट हो गए, अब वो तीसरा बीस्ट कौन है जिसे तुम अपने जीन्स के साथ कंबाइन करने वाले हो? मैग्रॉन फरोज से कहता है। फरोज देखते देखते उसकी पूरी आंखें सफेद हो जाती है। जाहिर सी बात है कि वो फिर से अपने बीस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगले ही पल मैग्रॉन अपने डार्क स्कल ब्लेड से उस फरोज की दोनों आंखें भी फोड़ देता है। हाँ, अब कौन सा बीस्ट? ओह, सारे बीस्ट खत्म हो गए, तुम लोग तो बस 3 ही बीस्ट रख सकते हो, है ना? मैग्रॉन उस फरोज को देखते हुए कहता है और वो फरोज दर्द में चिल्ला रहा था। और सीलिया, ये शायद तुम्हारा है, इसका काम खत्म करो और जल्द से जल्द कबीले पहुंच जाओ। श्योर, सीलिया से कहता है। पर महाराज मुझे जान से मार डालेंगे अगर मैंने ये किया तो। सीलिया वो श्योर और मैग्रॉन से कहती है, घबराओ मत, उस महाराज का भी आखिरी समय आ चुका है। श्योर वो सीलिया से कहता है, नहीं, हमारे महाराज अच्छे हैं, उनका ये बेटा ही खराब है, बहुत घटिया है ये, इसने जाने कितनी सारी लड़कियों को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, महाराज मेरे अच्छे महाराज हैं। सीलिया श्योर और मैग्रॉन से कहती है, अच्छे, ये जो भी हो रहा है ये सब कुछ करने के लिए उस महाराज ने ही से कहा है और जल्दी हम उन महाराज को उस महाराज को मारने वाले हैं, तो घबराओ मत। श्योर सीलिया से कहता है। सीलिया ये सब सुनने के बाद वो उस सरोज की तलवार को उठाती है और उसके तब बढ़ने लगती है। सीलिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्ची में प्यार करता हूँ, तुमने मुझे ना कहा तो मुझे बुरा लग गया था, बस देखो इसके लिए तुम मुझे जान से नहीं तो नहीं मारोगी ना? वैसे भी मैं मर रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे ठीक होना है, मुझे वैद्य के पास ले चलो प्लीज। वो सरोज रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन सीलिया बिना रुके उस पर तलवार का हमला करने लगती और उसके चीथड़े चीथड़े बदल देती। वो फरोज अब चित्रे चित्रे में बदल चुका था। उसके तलवार से इतने सारे टुकड़े किए गए थे कि वो गिनने लायक भी नहीं थे। जिसके बाद सीलिया वो शोर को देखती है। मेरे ख्याल से मेरा अभी कबीले जाना ठीक नहीं होगा। मेरे सिर पे जो इतने सारे खून लगे हैं, महाराज फुरी आसानी से मुझे पहचान लेंगे और अच्छा ये होगा कि अगर ये काम सच में महाराज फुरी ने कहा है इससे करने के लिए, तो महाराज फुरी शक नहीं करेंगे किसी पर भी। अगर मैं कबीले नहीं आती हूँ और ये भी कबीले नहीं जाता तो महाराज फुरी हम लोग पर शक नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं कबीले जाती हूँ तो महाराज फुरी को हम पर शक हो जाएगा। तो सीलिया श्योर और मैग्रॉन से कहती है, वे सच कर रही, अगर फरोज को उन्होंने ही इसे मारने के लिए भेजा और ये वापस चली गई, फरोज वापस नहीं गया, तो वो शक तो करेगा ही। इतना कहने के बाद बैकग्राउंड ताली बजाता है और वहाँ पे कुछ लोग दिखने शुरू हो जाते हैं। ये लोग पास के कबीले के जासूस हैं और ये हमारे लोग हैं। सुनो, सीलिया को लेकर तुम लोग कबीले वापस चले जाओ, वहाँ पर इसे अच्छा घर दिलवा देना और जो भी चीज़ें हमने तुम्हें बताई है वो सारी चीज़ें महाराज और महारानी तक पहुँचा देना और उस हिसाब से हम लोग प्लान बनाएंगे कल, ठीक है? तुम सभी और बाकी सभी लोग कल यहाँ मिलेंगे। और हाँ, एला फॉरेस्ट और उस मैग्मा फॉरेस्ट को भी लेते आना, कल ही काम तमाम करना है इस महाराज का। मैग्रॉन सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है, जिसके बाद श्योर और मैग्रॉन उड़ते हुए कबीले में एंटर कर जाते हैं बिना किसी की नज़र में आए। जिसके बाद वो रात गुजारने के बाद दिन में श्योर और मैग्रॉन अपने समय में वापस आ जाते हैं। जिस पर श्योर तुरंत ही उस डिवाइस को लेता और अपनी बहन को कॉल लगाता। दीदी, क्या मैं रश्मि से बात कर सकता हूँ? श्योर अपनी बहन से कहता है, अच्छा मतलब रश्मि से बात करे बिना नहीं रह पाओगे? मैं भी सोच रही थी, मुझसे कांटेक्ट होने के बाद तुम रश्मि के बारे में ज़्यादा पूछते क्यों नहीं हो, लेकिन अब पता चल रहा है। अनन्या श्योर से कहती है, अरे नहीं, आप गलत समझ रही, मुझे बस उसके बारे में मुझे उसे कुछ बताना है बस। श्योर वो अनन्या से कहता है, ठीक है, मैं उसे बुलवा देती हूँ, वो ट्रेनिंग के लिए गई, शाम तक वापस आ जाएगी और फिर मैं तुमसे उसकी बात करवा दूंगी, ठीक है? अनन्या श्योर से कहती है, ठीक है, वैसे वो ट्रेनिंग किसके साथ कर रही है? श्योर अनन्या से कहता, घबराओ मत, यहाँ सभी लोग इस पर लाइन मारते हैं, लेकिन वो बस तुम्हारे नाम की ही जाप जपती है और हाँ, वो हर दिन मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। हाँ, श्योर कैसा है, श्योर क्या करता है, और तो और उसकी वजह से मुझे
उसकी लैंग्वेज भी आ गई है। अपने हाथों का इस्तेमाल करके मैं काफ़ी सारी चीज़ें अब उसे समझा देती हूँ। हाँ मतलब तुम्हें तो आ ही गई होगी उसकी लैंग्वेज, तुम तो काफ़ी ज़्यादा समय तक साथ रहे थे उसके। लेकिन श्योर, एक बात मुझे अजीब लगी, यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है, इससे रस्म ठीक हो सकती है, लेकिन वो ठीक नहीं होना चाहती है। पता नहीं क्यों, वो हमेशा ऐसे ही रहना चाहती है। उसने यही कहा था। अनन्या श्योर कहती, हाँ पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी वो ऐसी ही अच्छी लगती है। तो श्योर स्माइल के साथ कहता है, अच्छा इसका मतलब इसलिए वो ठीक नहीं होना चाहती है। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, मैं एक ज़रूरी काम में हूँ, ठीक है। अनन्या इतना कहती है और कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ अनन्या जहाँ पे थी उसके ठीक पीछे एक ताकतवर आदमी खड़ा था। सीरम का काम कहाँ तक पहुंचा? वो आदमी अनन्या से कहता, हाँ जी इतना आसान नहीं है, इतने आसानी से ये नहीं बन सकता। जितना आसान तुम इसे समझ रहे हो उतना आसान ये नहीं है। अनन्या भी उसी आदमी से कहती है और वो आदमी वहीं बैठे रहता है।